हेलो एवरीवन, विकासू क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम क्लास 4 एनसीईआरटी करने वाले हैं। प्रीवियस क्लास में मैंने 4 क्लास एनसीईआरटी का कुछ सेक्शन को पूरा किया था। आइए आज के क्लास में हम पूरा कवर करने वाले। आप लोग क्लास में बने रहिए, आप लोग शेयर कीजिए। काम करने वाली मक्खियाँ छत्ते के लिए बहुत ज़रूरी होती है। यह न तो छत्ता बने और न ही शहद इकट्ठा। शहद के बिना छत्ते की सारी मधुमक्खियाँ भूखी ही रह जाती है। नर मक्खी छत्ते के लिए कुछ खास काम नहीं करते। मधुमक्खी पालने और उनके द्वारा उत्पादित शहद का भंडारण करने के लिए बक्सों की आवश्यकता होती है। मधुमक्खियों के लिए मीठा घोल बनाने के लिए चीनी खरीदी जाती है। चलिए आगे की ओर देखते हैं। छत्तों को साफ करने के लिए दवाइयाँ का प्रयोग किया जाता है। मधुमक्खियों की तरह चींटियाँ भी मिलजुल कर रहती है। रानी चींटियाँ अंडे देती है। सिपाही चींटी बिल का ध्यान रखती है और काम करने वाली चींटी भोजन ढूंढकर बिल तक लाती है। दीमक और ततैये भी इसी तरह के समूह में रहते हैं। और एक खास बात आप लोगों को बता देते हैं, जो चींटी होती है, चींटी का कटार आप लोग देखे ही होंगे। यह एक चींटी, दो चींटी इस तरह से रहता है। तो चींटी क्या करती है, एक विशेष प्रकार का गंध छोड़ती है और उस गंध के सहारे वो क्या होता है, वह लाइन में कतार में बने रहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। चमकता सितारा, गर्ल्स स्टार। क्या है गर्ल्स स्टार? उन साधारण लड़कियों की असाधारण कहानी है जिन्होंने स्कूल जाकर अपनी ज़िंदगी बदल दी। गांधीधाम, अहमदाबाद, वलसाड गुजरात में, मलगांव गोवा के राज्य में है। गोवा से केरल तक के रेल के रास्ते 92 सुरंगें और 200 पुल हैं। चलिए आगे की ओर देखते हैं। यहाँ पर मलयालम में माँ की बड़ी बहन को वलियम्मा कहते हैं और माँ को नानी को अमुम्मा कहते हैं। केरल में लोग पानी को पार करने और दूसरी तरफ जाने के लिए फेरी नाव का इस्तेमाल करते हैं। रेलवे टाइम टेबल में हमें प्रत्येक रेल की जानकारी मिलती है, जैसे स्टेशन से संबंधित ट्रेन से स्टेशन पर किस समय पहुंचेगी, किस समय स्टेशन छोड़ेगी, कितनी दूरी तय करेगी। चलिए आगे की ओर हम देखते हैं। कर्णम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर है। ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। इनके पापा पुलिस में हवलदार हैं। यह 12 साल की थी तभी से वजन उठाने का अभ्यास करने लगी। अब वे एक बार में 130 किलोग्राम तक वजन उठा लेती है। कर्णक मल्लेश्वरी भारत के बाहर 29 मेडल जीते हैं। उनकी 4 बहनें भी रोज वजन उठाने का अभ्यास करती है। आगे देखते हैं। उत्तरांचल में पहाड़ों के बीच एक ऐसी जगह है जहाँ फूल ही फूल होते हैं। यहाँ फूलों की घाटी कहलाती है। यह फूल साल में कुछ ही हफ्तों के लिए खिलते हैं। मधुबनी लोक चित्रकला का बहुत पुराना रूप है। बिहार में मधुबनी नाम का एक जिला है। त्योहारों और खुशी के मौके पर वहाँ घर की दीवारों पर और आंगन में चित्र बनाए जाते हैं। यह चित्र पीसे हुए चावल के घोल में रंग कर मिलाकर बनाए जाते हैं। चलिए आगे आने वाले पॉइंट को देखते हैं। मधुबनी लोक चित्रकला में प्रयोग किए जाने वाले रंग भी खास तरह के होते हैं। इन्हें बनाने के लिए नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि को इस्तेमाल में लाया जाता है। चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पंछी, मछलियाँ, अन्य कई जीव जंतु साथ में बनाए जाते हैं। हमारे दैनिक जीवन में फूलों का इस्तेमाल कुछ इस प्रकार है। फूलों को खाया भी जा सकता है। बहुत सारे फूलों की सब्जी भी बनती है। उत्तर प्रदेश में कचनार के फूलों की सब्जी बनाई जाती है। केरल में केले के फूलों की सब्जी बनाई जाती है। महाराष्ट्र में सहजन के फूलों के पकौड़े बनाए जाते हैं। कुछ फूलों की सूखी सब्जियां, सालन, तरीदार सब्जी और चटनी भी बनाई जाती है।
फूलों का इस्तेमाल बहुत सी दवाई बनाने में भी किया जाता है। बहुत से फूलों जैसे गुलदावरी, जिनिया से रंग बनाए जाते हैं। इन रंगों का इस्तेमाल कपड़ों को रंगने में भी किया जाता है। गुलाब जल ग्लिसरीन बराबर मात्रा में मिलाकर शीशी में भर लो, इसमें कुछ बूंदे नींबू की डालो। सर्दियों में इसका इस्तेमाल अपनी त्वचा पर करें। इसके इस्तेमाल से आपकी त्वचा फटती और सूखती नहीं है। यहाँ से अक्सर क्वेश्चन बनते हैं। यह क्या हुआ आप लोगों के लिए भी आई। और इसके बाद हम लोग आगे वाले चैप्टर देखेंगे। आने वाले चैप्टर में हमारे दोस्त उस पर कुछ चर्चा करने वाले हैं। चलिए देखिए। वेलकम बैक। चलिए आज हम जो है आपके नया चीज़ लेके आए हैं, है ना। तो ये अभी तक आपको आशीष सर पढ़ा रहे थे, तो उसके बाद थोड़ा सा हम भी आपसे रूबरू होते हैं। तो चर्चा हो रही थी ईवीएस पर, तो आप इससे पहले तो अच्छे से सुने होंगे, समझे होंगे। अब इस पेज से हम थोड़ा सा आपके साथ आप वार्तालाप करते हैं, क्या है कैसे है, थोड़ा अच्छा से सुनिएगा, ठीक है। तो शुरू करें। देखिए यहाँ बात हो रही है इत्र की। इत्र के बारे में आप क्या जानते हैं? पहले तो ये जानिए कि आप जो है इत्र के बारे में क्या जानते हैं। इत्र क्या होता है? तो इत्र जो होता है वह एक सुगंधित पुष्प से बनाया हुआ सुगंधित पदार्थ है, जो कि हवा के द्वारा बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैलता है। तो वह है। तो इत्र के बारे में यहाँ आपके जो ईवीएस में दिया गया है वह यह है कि एक छोटी सी जो शीशी होती है बहुत सारे फूलों से बनती है। आपको हम बता ही दिए कि कई सारे फूलों जो सुगंधित पुष्प होते हैं, जैसे मान लीजिए आपको रोज़ वाला इत्र चाहिए, तो रोज़ जो है, जो फ्लावर रोज है, उससे निकाल करके बहुत सारे कण को निकाल करके और तब उस शीशे में भर करके और उनसे जो इत्र सुगंधित पदार्थ बनता है उसी को ना इत्र कहिएगा जी। तो उत्तर प्रदेश का जो कन्नौज जिला है, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, यही आपसे पूछा ही जाएगा। कन्नौज जिला, ये कई बार सीटेट में पूछा है यह सवाल कि बताइए कि कौन ऐसा जिला है जो कि इत्र के लिए फेमस है। तो सबसे पहली बात तो जिला का नाम आपको याद होना चाहिए। तो कन्नौज जिला है। कभी कभी इस कन्नौज जिला को पूछेगा कि कन्नौज जिला है कहाँ, किस स्टेट में है, तो ये आपका क्या है, उत्तर प्रदेश में है। तो ये भी आपको पता होनी चाहिए कि उत्तर प्रदेश में है। तो दोनों चीज़ें यहाँ से क्वेश्चन यही बनेगी, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। इत्र के लिए मशहूर है और ये बहुत फेमस है। वर्ल्ड तो नहीं कहिए, खास करके इंडिया में तो बहुत ज़्यादा फेमस है। इत्र के लिए एक ही जगह है यूपी का कन्नौज जिला, जो कि इत्र के लिए बहुत फेमस है। यहाँ पर जो इत्र बनाने के लिए जो पास के इलाकों से ट्रकों भर करके फूले लाए जाते हैं। यहाँ पर जो ये कन्नौज के बारे में बताया जा रहा है कि पास के इलाकों से वहाँ ट्रक में भर भर के पुष्प लाए जाते हैं, फूल लाए जाते हैं, और फिर जो है उनसे इत्र और गुलाब जल और केवड़ा तैयार किया जाता है। देखिए गुलाब जल क्या होता है, गुलाब जल के बारे में आप लोग सुने होंगे कि जो गुलाब जल होता है शुद्ध जल होता है वो कहा जाता है। और हालांकि शुद्ध जल तो एक ही होता है, वर्षा का जल, आपको पता है। तो ये जो शुद्ध जल इसलिए कहा जाता है, आंखों में अगर किसी तरह का आपका लालिमा वगैरह है ना, तो गुलाब जल का उपयोग करते हैं। गुलाब जल जो है ना, ये पवित्र भी माना जाता है कई जगहों पर। तो डेथ के केस में भी जो है छिड़काव किया जाता है गुलाब जल का, या पवित्र भी है, पूजा पाठ में भी काम आता है। ये केवड़ा तैयार किया जाता है, केवड़ा भी यहाँ से तैयार किया जाता है। तो कन्नौज में इस काम को हजारों लोग लगे हुए हैं। तो कन्नौज के जो ये इत्र बनता है, जो गुलाब जल तैयार होता है, जो केवड़ा तैयार होता है, तो इसमें क्या है, हजारों लोगों को क्या मिला, रोजगार मिला, लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं। तो ये अच्छी बात है। अब चलिए आगे के हम स्लाइड में आगे के पॉइंट पर हम चर्चा करते हैं। यहाँ देखिए नेक्स्ट पॉइंट ये है कि पंखुड़ियों के अंदर, पंखुड़ियाँ क्या होता है, पुष्प के अंदर, पुष्प के कई सारे, पुष्प के जो होते हैं वह कई सारे पार्ट होते हैं। आप लोग बचपन में शायद पुष्प के बारे में पढ़े होंगे ना, पुष्प के बारे में पढ़े होंगे कि शुरुआत में जो होते हैं इसे कहते हैं बाह दलपुंज कहते हैं, और फिर दलपुंज होता है, फिर पंखुड़ी होता है, अंकुड़ी होता है, उसके बारे में आप सुने होंगे। तो वही है कि पंखुड़ियों के अंदर पुष्प के बीच में जो कुछ पतली पाउडर जैसी जो रचनाएं दिखाई देती है ना, उन्हें पराग कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कह दिया। पराग किसे कहते हैं? तो पराग क्या है, पराग एक कण है ना। तो वह जो पंखुड़ियों के अंदर जो पुष्प में जो पतली पाउडर होता है ना, जो पतली सी पाउडर होता है, छोटा छोटा पाउडर जैसा होता है ना, बहुत मतलब माइक्रो होता है वो, इतना माइक्रो की आप देख भी नहीं पाइएगा। तो और अगर आप छुइएगा तो हल्का चिपचिपा सा लगेगा हाथ में, तो उसी को हम क्या कहते हैं, पराग कहते हैं ना, उसी को पराग कहते हैं। और वह जो छोटा छोटा चिपचिपा पदार्थ होता है उसे पराग के कण कहते हैं, इसलिए उसे हम कहते हैं पराग
कण बोलते हैं, है ना। तो परागकण, परागकण कहाँ होता है? तो पंखुड़ियों के अंदर होता है। ये भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं और दूसरा पर डिस्कस करते हैं। चलिए ये आपके सामने है, गांव में फर्श की लिपाई गाय के गोबर और मिट्टी के मिश्रण से की जाती है। ये गांव की परंपरा है, इससे कीड़ा नहीं लगता है। देखिए ये सवाल आपसे बना जा सकता है कि गांव में जो फर्श की जो लिपाई किया जाता है, जो पुताई किया जाता है, जो गांव में आप देखे होंगे झाड़ू से भी लिपाई की जाती है, और उसमें क्या मिला होता है? तो जो गाय का गोबर मिला होता है, गाय का गोबर और मिट्टी के मिश्रण, उसमें गाय का गोबर और मिट्टी का मिश्रण होता है ना। तो उनसे जो लिपाई की जाती है, इनके पीछे का तर्क क्या है, कारण क्या है? तो हालांकि गांव के लोग उतना अवेयर नहीं है, लेकिन ये नहीं कह सकते अवेयर नहीं है, जरूर जानते होंगे इस बात को। क्यों? क्योंकि वहाँ कीड़ा नहीं लगता है। तो वहाँ जो कीड़ा होता है, जो कीड़ा विशेष प्रकार का कीड़ा का मतलब यहाँ बात कर रहा है वह जीवाणु विषाणु वाला बात हो रहा है ना। तो ये बैक्टीरिया वाला बात हो रहा है। तो बैक्टीरिया अगर कहीं मिल जाए तो बैक्टीरिया को ही मारिएगा। तो जो लिपाई किया जाता है गोबर के साथ, मिट्टी के साथ ना, तो उससे क्या लगता है? बैक्टीरिया नहीं लगता है, कीड़ा नहीं लगता है। ये आपसे पूछा जा सकता है कि कारण क्या है जो गाँव में गोबर के मिट्टी का लिपाई की जाती है। नीम और कीकर की लकड़ियों, है ना, दीमक से लकड़ी को नुकसान पहुंचने से रोकती है। तो नीम और कीकर की जो लकड़ियां होती है ना, खास करके देखिए ये वाला सवाल ये पूछता है इस तरह की, दीमक आप जानते हैं कि लकड़ी में है ना, दीमक क्या होता है? लग जाता है। तो दीमक तो लग जाता है, लेकिन दीमक से बचाने के लिए कुछ ऐसी लकड़ी होती है, प्राकृतिक चीज़ से अगर बात किया जाए तो कुछ ऐसी लकड़ी होती है ना जो कि दीमक से भी बचाता है। और उसमें कौन है? तो उसमें आपका सबसे पहला नाम यही आता है, नीम का लकड़ी, है ना। नीम का लकड़ी में ना ज़्यादा जो है ना, ज़्यादा मतलब दीमक नहीं लगता है। ये दीमक जो होती है वह नहीं लगता है, उनको जो है ना खराबी नहीं पहुंचाता है। तो ये आपको याद रखना, नीम और कीकर दोनों है, कीकर भी है और नीम भी है, तो दोनों को याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोग नदी के पानी का इस्तेमाल बहुत से कामों के लिए करते हैं। बात सही है, पहले तो नदी ही था जिसके कारण सभ्यता का विकास हुआ था। तो नदी के किनारे ही आप देखे होंगे अधिकतम महान शहरें बसे हुए हैं, है ना। गंगा नदी किनारे देखिए बहुत बड़े बड़े शहर है, कानपुर है ना, पटना है, और भी कई सारे महानगर सब है। तो जैसे कपड़े, है ना, नदी के बहुत से कामों में काम करते, जैसे कपड़े धोने का काम, जानवरों को नहाने का, बर्तन साफ करने के लिए, इस प्रकार की गतिविधियां पानी को गंदा करती है। बात सही है, इससे गंदियाँ, अब जो नदी है उसी में आप जानवर को भी नहला रहे हैं, जानवर उसमें मलमूत्र भी त्याग देता है, तो काफ़ी क्या होती है, गंदा होती है, वो प्रदूषित हो जाती है नदी की पानियाँ। तो नदियाँ जो होती है पानी का बदलता रहता है, क्योंकि यह जो होती है, और नदी आप देखते हो कि नदी क्या है, चलता फिरता पानी है, क्योंकि यह जो है ना कई जगहों पर बहता हुआ पानी होता है। इसलिए जो है ना उतना आप इसको नहीं कह सकते हैं कि एक जगह अगर होता तालाब होता तो जरूर है कि बहुत सारा प्रदूषित हो गया होता पानी। लेकिन नदियाँ की खासियत यही है नदियों की पानी का, क्योंकि वह बहता ही रहता है। तालाबों झीलों का पानी भी इन्हीं कारणों से गंदा होता है। खास करके तालाब गाँव में जो देखे होंगे, है ना, तो वह तालाब और झील का जो पानी होता है ना, वह बहुत ज़्यादा गंदा होता है, आपको पता होगा। बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो पानी में आसानी से घुल जाती है ना। इनमें से कुछ हमारे शरीर के लिए बहुत नुकसानदायक है। इसलिए यह आवश्यक है कि हम पीने से पहले पानी को साफ करें, और इसका सबसे अच्छा तरीका है पानी को उबालना। पानी को उबाल करके पीने से ना कई सारे कीटाणु विषाणु जो होते हैं कि वह सभी मर जाते हैं। इसलिए हमेशा आपको देखेंगे डॉक्टर सलाह देता है कि किसी को अगर दस्त हो गया, किसी को कुछ तरह का बातें हो गया, फ्लू वगैरह वगैरह, तो उनको पानी उबाल कर पीने की सलाह देता है। कारण यही है क्योंकि पानी, उबाला हुआ पानी जो है ना, इसमें किसी भी तरह का जो है ना व्याधियाँ नहीं होती है, कमियाँ नहीं होती है ना, बीमारियाँ नहीं होती है, और वह काफ़ी स्वच्छ पानी होता है। तो इसीलिए पानी उबाल के खास करके ठंडे में ज़रूर पीना चाहिए, आप लोग को पता होगा, इससे स्वास्थ्य भी सही रहता है। पानी के साथ साथ खरपतवार भी निकल आती है। कहता है कि पौधों के साथ साथ खरपतवार भी निकल आती है। बात सही है, जहाँ पौधे आप लगाइएगा तो खरपतवार का मतलब जो अवांछनीय पदार्थ होता है ना, जो अवांछनीय होता है। अवांछनीय का मतलब क्या होता है जी? अवांछनीय का मतलब ही होता है जिसको हम वांछनीय नहीं है, जो जिसका हम इच्छा नहीं करते हैं, जिसको हम चाहते नहीं कि निकले वो अपने आप निकल जाता है, उसे अवांछनीय कहते हैं। जबरदस्ती वाला बात होता है ना, वही हो गया। तो उसी, और वह क्या करता है, उसी को हम क्या कहते हैं, खरपतवार कहते हैं, है ना। साइंस की भाषा में उसी का नाम खरपतवार दे दिया गया है ना। तो खरपतवार जो होते हैं खेत और बगीचे में अपने आप उग जाती है, ये अपने आप उगती है, इन्हें उगाया नहीं जाता है। आप देखें ना, ये ज़बरदस्ती उगने वाला चीज़ है, यह अपने आप उग जाता है। तो खरपतवार को निकलना जरूरी है ताकि सारा खाद पानी खरपतवार से न ले, है ना।
ये कह रहा है कि अगर खरपतवार जो है अगर आपके खेत में अधिकतम हो जाता है तो आप जो खाद पानी दीजिएगा पौधे को, आप जो लगाइएगा, मान लीजिए आप धान का बिया लगाए हैं या धान का जो है ना पौधा आया है और उसमें खरपतवार बहुत ज़्यादा निकल गया, तो धान के लिए आप यूरिया डीएपी देते हैं, है ना, तो नाइट्रोजन युक्त जो चीज़ें होती है रासायनिक खाद वो देते हैं और पता चलता है कि वह खरपतवार इतना है कि वो अपने यूज कर लिया है। तो इसीलिए यहाँ लिखा गया, ये सेंटेंस का मतलब यही है कि खरपतवार का निकलना जरूरी है, निकालना जरूरी है, इसलिए निकालना जरूरी है ताकि सारा खाद पानी जो है खरपतवार ना ले। आप खाद पानी दिए और खरपतवार उसका यूज कर लिया और वह पूरा हरा भरा दिख रहा है, तो इसको पहले निकाल दीजिए, उसे निराई करना कहते हैं, उसे निराई करवा दीजिए, है ना, उसके बाद फिर आप खाद वो दिया जाता है। अगर खरपतवार ज़्यादा हुई तो पौधे स्वस्थ नहीं रहेंगे, बात सही है, अगर खरपतवार ज़्यादा बढ़ गया तो सारा खाद पानी वही ले लेगा तो पौधा फिर स्वस्थ कैसे रहेगा जी। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, तो ये था, यहीं तक रहने देते हैं, क्या इसको भी पढ़ाया जाए? नहीं, अब थोड़ा ज़्यादा टाइम हो जाएगा, इसलिए 15 मिनट का क्लास काफ़ी है, तो इतना ही रहने देते हैं। बाकी आप लोग कल मिलते हैं, इसी क्लास को देख लीजिए, यहाँ से फिर शुरू होगा, ठीक।